आज इस प्रोग्राम के सत्र मोहतरम स्टेज पर बैठे हुए तमाम मोहतरीन, सामने बैठे हुए तमाम हाज़रीन जलसा, हमारे पत्रकार और मीडिया का मुख्य बंधु लोग, बहुत अरसे के बाद आज आप लोगों से मुखातिब हूँ और बिलखुसूस आयशा नगर में मुखातिब हूँ। मैं समझ सकता हूँ आप लोग क्या सुनना चाहते हैं और मुझे क्या बोलना चाहते हैं। माफ करना, जरा आवाज में मेरे थोड़े खराब से लगे हुए, इसलिए मैं उस अंदाज से तकलीफ नहीं कर पाऊंगा जैसे मैं आयशा नगर में करता था, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना, और जिंदगी तूने सिखा दी है, मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूंगा तो दर्दों में असर भी देना। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज इस मजमा में, इस जलसा में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी उम्रें अभी 25-30 साल को पहुंच रही है, 20, 25, 30, और शायद वो मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको एक बात बताता चलो कि आपके वालिदैन, आपके जो बुजुर्ग है, आपके दादा, वो सब मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। आप लोगों को याद होगा यहाँ करीब में आयशा नगर कब्रिस्तान है। शायद आप लोग नहीं जानते कि इस आयशा नगर कब्रिस्तान की बुनियाद और इसका पहला घाव जो है मैंने पास किया। मैं जब प्रेसिडेंट बना था तो बल्दिया 1990 में, 91 में मैंने मेरी पहली सही अगर चेयर पे बैठा था कुर्सी पर, तो अपनी जो सिग्नेचर किया था वो आयशा नगर कब्रिस्तान, आयशा नगर और आसपास के जिंद नवा के लोगों को देने के लिए मैंने अपनी कलम से वो साइन किया था। वो मेरी पहली दस्तखत चेयर पर बैठी। इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं अभी का ये सुन रहा हूँ महसूस नहीं होगी आप लोगों को। मैंने एक जन्म दिया हूँ आप लोगों के सामने। मैं आप लोगों को मामला बताना चाहता हूँ कि हमने उस जमाने में ये सोचकर, जब इस कब्रिस्तान के वजूद की लड़ाई चल रही थी, मैं ये बात आज इसलिए बताना चाहता हूँ आपको कि आज जो जनता दल उस जमाने की और आज की समाजवादी पार्टी में निहाल अहमद साहब ने, ये पूरा महिला पूरा एरिया जानता है कि जब ये आयशा नगर की पार्टी लगी थी यहाँ पर तो इन्होंने उसको ठोकर मार दिया था, और आज वो आप लोगों के बीच में वोट मांगने आए। मैं आप लोगों से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, साथियों और मेरे बुजुर्गों और घरों में बैठी मेरी पर्दा नसीब माँ बहनों, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो ये बात सुन लो कि यहाँ पर जो बात है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी थी हमारे बारे में। बहुत सारे लोग कहते थे कि जिस वक्त शेख रशीद का इंतकाल हुआ उस वक्त यूनुस दादा के घराने के कोई लोग यहाँ नहीं आए। लेकिन शायद आप लोग नहीं जानते कि यहाँ पर आने के लिए खलील दादा और शेख रशीद की मस्जिद में आने के लिए हमको बाकायदा मना किया गया था, और बाकायदा मस्जिद में ऐसे खड़े रहकर ऐलान किया था जलील दादा ने कि वो घराना यहाँ पर नहीं चलेगा। इतने ताज्जुब की बात है कि इनके यहाँ आज के उम्मीदवार, हमारी पार्टी के आज के उम्मीदवार
मुफ्ती मोहब्बत इस्माइल कासमी साहब उनकी मैयत में जा सकते, उनको बुलाया जा सकता, लेकिन यूनुस ईसा खानवादे को नहीं बुलाया जा सकता। मैं ये बात जानबूझकर इसलिए बोल रहा हूँ कि इन लोगों के दिल में जो कपट, जलन, हसद जो हमारे खानवादे के बारे में, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं ये बात इसलिए भी बता देना चाहता हूँ कि इनको गांव में सब चलेगा, पूरे माले गांव में हर किसी से, चाहे जितना इनका संगीन दोस्त हो, दुश्मन हो, वो इनको चल सकता है, सिर्फ यूनुस ईसा खानवादा इनको नहीं चलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि यूनुस ईसा खानवादा क्यों नहीं चलेगा। उसकी वजह है कि इनके मुकाबले में मालेगांव शहर में, मैं अपने जोन में कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या कोई अपने देश नहीं हाँक रहा। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इस खानवादे के बारे में, जैसे आज आयशा नगर में मैं देखता हूँ कि अभी इलेक्शन का जमाना है, घर का माहौल है, ये आप लोगों से अपील करें लेकिन यार यहाँ सब आना चाहिए। हम लोग यहाँ पर वोट मांग लेंगे, ये नहीं आना। हमने उस वक्त ये बात कही थी कि हम तो जाएंगे भाई, आयशा नगर हमारा अपना इलाका है, हमारे अपने लोग हैं, यहाँ गली महलों में हर दूसरी तीसरी गली में मेरे रिश्तेदार रहते हैं। शायद इनको इस बात की खबर नहीं है, इनका कोई रिश्तेदार है कि नहीं है। इनके यहाँ सिर्फ एक रिश्ता है दादागिरी का, और वो दादागिरी के जरिए सबको डराते हैं। तो हमारा खानवादा इनसे हमेशा भिड़ जाता, इनसे भिड़ सकता, इनके मुकाबले में हम खड़े हो सकते, और हमारे खड़े होने पर शहर में एक हिम्मत का माहौल बनता, और वो हमारे पुष्टबल आगे खड़े हो जाते उनके सामने, चाहे जैसा मामला हो, चाहे जैसा वाक्य हो। इससे डर कर वो खौफजदा होकर चाहते कि शहर में कोई भी पनप ले, कोई भी आ जाए, लेकिन यूनुस ईसा खानवादा इस शहर में ना पढ़े, ना बनते, ना उनका कोई ऐसी सियासी इस्तेकामत, ना कोई उनका सियासी कर बढ़े, ये उनकी ख्वाहिश है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये लोगों का माजी क्या है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ये बार बार शेख आसिफ अपनी तस्वीरों में एक बात बहुत बोलते हैं, वो ऐसा बोलता है कि हमारे खानदान में बता दो कोई लड़ाका है क्या, किसी ने झगड़ा करा गया, किसी को हाथ लगाया गया, किसी को मारा गया, किसी को दादागिरी करा गया, किसी पर कड़र जलाया गया, किसी पे हमला किया गया, किसी पे पिस्तौल उठाया गया। ये बात हमेशा बोलते, और उसमें एक बात वो खासतौर से बोलते कि बता दो मेरे ऊपर कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि पुलिस में एक सादा एनसी भी मेरे ऊपर नहीं, तेरे ऊपर कहाँ करेगी, तेरे ऊपर कहाँ करेगी। तू तो सीधे साधे जो तेरे खानदान के लोग उनको ही तू इस्तेमाल कर लेता, और इस्तेमाल करने में तू यहाँ तक नहीं चूकता कि तूने अपने बाप को भी सियासत में इस्तेमाल कर लिया, तूने अपने चचा को भी सियासत में इस्तेमाल कर लिया। और मैं तो आज बढ़कर एक बात बोलता हूँ कि अगर इनकी वजह, इनकी मौत की असल वजह अगर तलाश करेंगे, मौत और जिंदगी देने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन इसके पसे पर्दा, अगर इसके पसे पर्दा अगर कोई निकलेगा तो वो शेख आसिफ की गंदी जहनियत और जहरीली जहनियत निकलेगी कि उसने अपने वालिदैन को, वालिद को सियासत के अंदर इस्तेमाल किया। ये खुद आगे कभी नहीं आता, ये कभी नहीं आता। जब तक इसका चचा जिंदा था, इसके चचे के कंधे पर बंदूक रखकर ये सब चीज करता था। उसका बाप जिंदा था, उसके बाप के सहारे झगड़े करता था। ये कभी खुद कहीं एक झगड़ा होने दो, ये इतनी दूर निकल कर चले आए हैं, कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। ये मैं एक बात दावे से बोलता हूँ, इनके अंदर कोई हिम्मत है नहीं, ये सिर्फ लगा सकते हैं, और लगाने के लिए भी उन्होंने एक नया अरबा करा। इनका माजी जो है, इनके बाप दादा, इनके बाप जो है, यानी वो क्या करते थे, शेख आसिफ क्या करता, एक अल्टरबाज, पूरा गांव उसको अल्टरबाज के नाम से याद करता, आज वो मालूम हो गया। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि उस जमाने में इन्होंने अल्टरबाजों का एक गैंग जमा किया था। जब भी ये गुंडागर्दी करते थे, जब भी ये लोगों को मारते थे, जब भी ये चापर तलवार निकाल देते थे, और ये बोलते कि हमारे खानदान में कोई करता नहीं। और वही अल्टरबाजों का गैंग आगे चलकर धीरे धीरे कन्वर्ट होते हुए आज नशाबाजों के गेम में बदल गए। आज उस जमाने में इतना नशा आम नहीं था, लेकिन आज तो नशा की ऐसी ऐसी अफियात निकल गई, ऐसी ऐसी चीजें, नशा और चीजें आ गई कि उनके नाम लेना भी मुझे समझ नहीं आता कि क्या क्या नाम ले। आज आप देख लो कि ये जो है, इन तमाम लोगों को, यहाँ के नौजवान बच्चों को,
आप लोग गौर करो, आप लोग ध्यान दो इस बात पर कि इन्होंने क्या किया। वही अल्टरवादों के बच्चे, वही सब लोग उन्हीं को इस्तेमाल करके आज उनको भंग, गांजा, चरस, अफीम और तमाम किस्म की कुत्ता गोली, गर्दा, एमडी, पेंसिडिल, कोरेक्स, सॉल्यूशन, साइकिल का सोल्यूशन, यहाँ तक के झंडू बाम, अजीब और गरीब चीजों का इस्तेमाल उन्होंने उनसे करवाया। और इस तरीके से आज वो इन तमाम नशा और चीजों के जरिए आज उन लोगों का मिजाज माफ हो गया, उनके जहन माफ हो गए। आप गौर करो उन माँ बाप को, उन माँ बाप की हालतों पर गौर करो जिनके बच्चे नशा और चीजों में गिरफ्तार है। आपको यकीन नहीं आएगा, यहाँ से आयशा नगर से खानवादा मेरे घर आया, खानवादा मैं नहीं बोलूंगा, एक माँ आई थी, उसकी बहू को लेकर उसके बेटे के बारे में शिकायत करने आई थी मेरे पास। वो 15-20 दिन से चक्कर मार रही थी मेरे घर का, और वो अब्दुल मालिक को पूछती थी कि अब्दुल मालिक कहाँ है। मैंने उनको बताया कि अब्दुल मालिक अभी नहीं मिल सकेगा। आखिर उसने 15-16 दिन मैंने उससे पूछ दिया कि भाई तू बोलना क्या चाहती। वो पर्दापोश खातून थी, उसकी बहू भी पर्दे में थी। उसने जब मुझे बोली कि तुम कौन हो, तो मैं बोला मैं उसके अब्बा हूँ। तो फिर उसने भाई ने मुझे बैठ कर मैंने घर में लाया, तो उसने मुझे बताया कि मेरा बेटा एक जमाने से नशा की बीमारी में मुब्तला हो गया और वो हर तरीके का नशा करता। बोले मैं इस्लामपुरे के पक्के मकान में रहती थी, मैं अच्छे घर की बहू बेटी हूँ बोले, लेकिन हमने इसके नशे की बदौलत हमारा पूरा घर, अपना मकान, अपनी तमाम चीजें बेच डाली और आज हम ऐसी नौबत आ गई कि हम यहाँ एक झोपड़ा एक घर लेके आ रहे हैं। अब मेरा बच्चा ये बोलता है, जब नशे करने के लिए उसकी यानी तबीयत में वो हो जाती बेचैनी, तो वो बोलता है ये बेच डालो, वो बेच डालो। घर के सामान बेचते बेचते मैंने सब बेच डाली। मैं बोला भाई तो ये बोला, और बोले ये मेरी बहू है, बोले ये मेरे साथ रहती है अकेली, ये और मैं बेवा हूँ बोले, और ये मेरी बहू है बोले, मैं इसके साथ रहती हूँ बोले। और भैया ईमानदारी से हम लोग एकदम परेशान हुए। पुलिस स्टेशन में जब जमा कराया जाता तो पुलिस उनको छोड़ देती कि इसको क्या 2 फटके मारेगी, कि ये लटक गया तो क्या हमारे ऊपर क्या हो जाएगा। ये डर के पुलिस उनको मारती नहीं, पुलिस उनको भिजा देती। वो परेशान हो गई, उसने महल्ले के लोगों से बोली और लोगों से जमा, बोला इतनी दूर से तू यहाँ कैसे चले। बोले मैंने सबको बोल के देखी। बोला भाई तू चाहती क्या है। उसने मुझसे ऐसा बोला कि ये मेरी बहू जो है ना भैया ये बाहर गाँव की है, मैंने नांदेड़ भी ये बहू लाई। बोले मालेगांव में कोई मुझे बच्ची देता नहीं, तब से मैंने नांदेड़ भी बहू लाई। ये बहू जो लाई ये यतीम बच्ची है, इसके माँ है ना बाप है बोले, कुछ यहाँ ये 2 बच्चे की माँ होगी है। अब ये बच्ची को बोले मैं कहाँ ले लेके फिरूँ, कहाँ लेकर जाऊँ। बोले आज वो घर में हमको भी मारता था। बोला तुम चाहती क्या। बोले मैं ये चाहती भैया कि मालिक को बोल के इसको कोई डॉक्टर के यहाँ या फिर पागल खाने में एडमिट कर दे। मैं तो बोले माँ हो के, बोले अल्लाह जानता, बोले मैं माँ हो के ऐसा कहती ना कि मेरा ये बेटा मर गया। अल्लाह जानता उसकी दर्द, उसकी तड़प देख के मैं यार ये क्या है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो सब चीजें हैं, ये जो नशा और चीजें बिकती है, चलती है, करती है, तो यहाँ ये इतने नौजवान लोग हैं, इतने सब कुछ है। मैं पूरे महीने को कभी इल्जाम नहीं दूंगा, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि शहर पूरा नशा और चीजों में मुब्तला हो गया। मैं ये जरूर बोलूंगा कि 20, 25, 40, 50, 100 पूरे महीने के अंदर अगर ऐसे लड़के खराब हो गए तो ये पूरे महीने के, पूरे माशरे को ये खराब करते हैं। और मैं ये देखता कि ये महीने 10,000 लोगों का महिला यहाँ पर ये इनको कुछ बोलता क्यों। ठीक है नशा हो रहा है तो तुम जो पूरे गांव में दादागिरी का ढिंढोरा फिरते फिरते, तुम जो गांव में पूरी बंदूकें दंडनाते फिरते, तुम शायद ये भूल जाते कि यार ये नशा के जो लोग तबाह है, जो मर रहे, इनको क्यों नहीं तुम रोकते, इनको क्यों नहीं मना करते। इनके तो माँ बाप भी चाहते कि तुम इनके साथ कुछ अच्छा, तुम इसके बाद ऐसा सलूक करो कि ये नशे वगैरह से बच। इतनी बड़ी बात उठाने का मतलब मैं सिर्फ इस अहमियत को उजागर करना चाहता कि ये मैं एक माँ की कहानी नहीं सुना रहा, एक बहन की कहानी नहीं सुना रहा, एक सास या एक दादी या किसी अम्मा की कहानी नहीं सुना रहा। ये मैं एक पूरे माशरे की माओं की कहानी सुना रहा, पूरे महल्ले की माँ बहनों की कहानी सुना रहा, ये पूरी उनकी औरतों की कहानी सुना रहा, बच्चों की कहानी सुना रहा। आज मैं आपको एक बात और बताता चलूं, शायद लोग नहीं बोल सकते होंगे, मैं बोलता हूँ। जिस वक्त मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब यहाँ पड़ोस में दौरा कर रहे थे, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों ने उनको घेर लिया था। वो शायद लसन वाला खानदान था, ऐसा मुझे बताया गया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे बताया गया क्योंकि ये बोलते थे
कि यार तुमने 12 नवंबर के मामले में अज्जू लहसन वाले को गिरफ्तार करवा के मुफ्ती भाई का और अल्लाह सवाब 12 नवंबर के मामले के तहत से मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसमें अगर बोलने जाऊँगा तो ये बात आया हो जाएंगी कि ये हमला भी किसने, इन्हीं लोगों ने की, आज इन्होंने किए। और मुस्तकिल डिग्निटी जो अपने आप को बहुत बताता मुझे कानून और दबदबा और ये सब, ये मामले में ये दोनों उसमें मुलविस थे। लेकिन मैं ये बात आप लोगों को खास तौर पर बोलता हूँ अब्दुल हसन हाजी की बात कि अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत बुरा लगेगा, मेरा भी रिश्तेदारी ताल्लुक है उसका, बहुत बुरा लगेगा कि जब इन्होंने उसको बोले तो जाओ अब्दुल हसन वाली की माँ से पूछना कि उसने उनको बुरा बोली कि मुफ्ती साहब, अब्दुल हसन वाले की औरत से पूछना कि उसने इनको बुरा बोली कि वो तो दुआएं दे रही थी मुफ्ती साहब को कि अल्लाह करे कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे के वास्ते, इन्होंने तो इन्हें कुछ बोले, इनकी दुआओं से मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। आज उनकी हालत क्या है? अब्दुल हसन वाला की आपने सेहत देखी हुई, अच्छा खासा तगड़ा जवान लड़का था, उसको तो पहले इलेक्शन का लालच दिया गया कि तुझे यहाँ पे टिकट दे दिया है। उससे पहले इकबाल शाह को टिकट का लालच दिया गया था, बहुत लोग बैठे जानते होंगे। इकबाल शाह का इंतकाल हो गया, उसको ऑप्शन में नहीं दिया, पैसा ले लिया गया। उनके लड़के साहब आए थे बीच में पीछे, लेकिन वो भी अभी गायब हो गए। ये ऐसे टिकट का लालच दे देकर और इनको तैयार करके ये ला रहे हैं, और टिकट के लालच में उससे जो काम करवा लो फिर तुम, चलो जुलूस निकालो, मुर्दाबाद जिंदाबाद। बेचारा गाँव में आ गया और जुलूस लेके निकल गया। उसको क्या मालूम था कि ये जुलूस उसको 12 महीने की कैद की सहूबत में जेलों में डाल देगी, वो ये बात समझ नहीं सकता। और उसके बाद क्या हुआ, वो नशे का आदी हो गया, और इस कदर नशे का आदी हो गया कि अभी मैं आ रहा था, कोई मुकदर बोल रहा था कि हाँ मेरा भाई नशे में था, लेकिन हमने उसका इलाज कराया। तो अब्दुल हसन वाले को भी 3 महीना उसका इलाज चल रहा था, वापस फिर आया। मुझे कुछ खबर ऐसी लगी कि वो फिर वापस वही नशे में चला। उसकी वजह क्या है कि इनकी सोबत उसको अच्छा होने नहीं देती। ये जिसकी सोबत में रहेंगे उनके बच्चे बिगड़ना तय है, ये मेरी बात मान लो। आपको मैं ये बात गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मेरी हकीकत है कि जो भी ये बच्चे हैं ये सब करता धरता इन्हीं के लोग हैं। क्या आप नहीं जानते यहाँ कुत्ता गोली नशा और चीजें कौन बेच रहा है? क्या आप यहाँ नहीं, जितने भी गैर कानूनी काम है आप तुम देख लो, गैर कानूनी कामों की लिस्ट उठा के यहाँ पर कोई अगर केस का धंधा करना चाहा, अगर रिक्शा वगैरह में कोई गरीब ने सोचा कि मैं एक कारोबार करूँ तो ये उसके ऊपर काबिज हो जाते। यहाँ अगर वो धंधा उससे चीज, यहाँ अगर किसी ने कोई नई चीज लाया कि मैं ये धंधा करना चाहता, ये करते। पीछे आप लोगों ने देखा था खालिद हाजी ने बहुत बड़ी स्कीम चलाया था नशा के बारे में, और इधर उधर बोलता था, उसके दोनों हाथ नचाना तो मेरे तो आएंगे नहीं, वैसा मैं कर भी नहीं पाऊंगा। जैसा वो करता उसको जैने बोलते लोग जैने, वो जैने जैसे करता वैसा तो मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन आप देख लो वो हाथ नचा मारो एक कनपड़ी में बोले अगर कोई नशे करूँ, घर से निकालो, पुलिस आएगी, पुलिस को मैं ऐसा करूँ। 1-1.5 महीना दिसंबर हो तो वो धूम मस्ती चली, वो घमासान चला। क्या नशा एक ऐसा लगता है नशा मालेगांव शहर से नापैद हो जाएगा, नशा हमेशा ही लेकर, लेकिन महीना 1.5 महीना हुआ और उसके बाद क्या हुआ आप लोगों ने तो वही नशे, वो एक कालू करके उसके साथ घुसता था, कालिया क्या बोलते हैं उसको, फारूक कालिया उसके साथ घुसता था, वो भी नशे की बहुत वो करता था। लेकिन आज सब नशा होगा भूल के आज वो उनके सामने घूम रहे, उसके साथ चल रहे। तो ये देखो ये नशा बंद करने जाते, ये कर वो नहीं चाहते। ये कहते थे कि जितने नशा वाले हैं एक भाई तहरीक चलाएगा और दूसरे भाई के बाद ये जमात बोलेंगे क्या हो साहेब, हम तो आपके काम करने वाले हैं, आपके वर्कर है, आपके लिए रात दिन झूठते मरते, आपका भाई आकर हमारे नशा बंद कराने का बोलता है। फिर ये भाई बुलाता और वो भाई कौन है वो आप जानते हैं, लोग उसको प्रेम जोगा क्या क्या बोलते हैं, मैं फिर वो नाम लेना भी अब पसंद नहीं करता। वो है कर यहाँ पर तोड़ी करता, वो ये काला सोने की तोड़ी, वो ये सब करता है। और उसके बाद देखो आपने नशा जैसा चल रहा है, अब न कोई तहरीक न कोई रास्ता, और यहाँ तक कि वो इतना चिढ़ने लग गए कि आज हम अगर अच्छाई बुराई की बात करते हैं तो उनको ये लग रहा है कि ये इलेक्शन लड़ रहे कि अच्छाई बुराई इस्लाम माशरा चल। अरे इस्लाम माशरा ही समझ लो, अगर आज के बच्चे नशे में रहेंगे, आज के अपराध नशे के अंदर मुलविस रहेंगे, तो बताओ यहाँ पर हम ताजमहल भी बना कर देंगे,
यहाँ पर सड़कें भी सोने की करती है, इस शहर को पेरिस में भी तब्दील करती है। तो नशा एक ऐसी चीज है जो सर चढ़ कर बोलती है और वो भी पूरे 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 माशरे को, पूरी खानदान को, पूरी समाज को तबाह कर देती है। तो फिर ये ऐसी तरक्की, ऐसा क्या फायदा? पहले सबसे बड़ी अगर कोई बुनियादी चीज है बेसिक, तो इस्लाम की भी बेसिक चीज है कि पहले अपने इखलाकियात का दर्ज। अगर इखलाक सुधर गए तो इंसान हर किसी का एहतराम करेगा, अपने पड़ोसी का एहतराम करेगा, हर किसी का एहतराम करेगा। पड़ोसी का एहतराम करने की बात ये कर रहा हूँ कि यह ऐसा नगर है, यह ऐसा नगर, मैंने इससे पहले बोला कि यहाँ जो भी कोई धंधा करने जाता ये उस धंधे पर काबिज होने की कोशिश करते। यहाँ पर बहुत सारे मेरे भाई ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, उनके ट्रैक्टर के धंधे हैं, वो रेती लाते हैं, वो मुरम लाते हैं, वो ये सब धंधा करते हैं। लेकिन इनकी आंखों से धंधा बर्दाश्त नहीं होता। ये देखकर यार ये लाखों रुपये कमा रही है, कल तक इसको फटी पैंट थी, इसको चट्टी नहीं मुयसर थी, इसको कपड़े नहीं थे, आज ये कार में घूम रहा है, इसके पास पैसा खा गया। तो इन्होंने क्या किया? उस धंधे पर कब्जा कर दिया। इनके लड़के, घरों के लड़के, ये जो मंसूर जेल में बंद है, वो अकरम, कोई इब्राहिम, कोई ये ऐसे लड़के, ये ऐसे लोगों को मारते चलते लोग, ये बंदूक की प्रैक्टिस करते गोलियों से, क्या मार के देखो इसको क्या होता है। ये बोलते हमारे घर में कोई बंदूक, कोई चापर, कोई छुरी नहीं चलाता। ये जो लड़का है जो जेल में है, इसने एक मदारी के ऊपर गोली चला दिया। एक सांप वाला था, उसके 2 मुंह का सांप था, वो दौलत की कोई निशानी समझ के लोग उसको इस्तेमाल करते। वो सांप लेने के लिए वो लाखों भाई गड़बड़ मत करो, वो सांप, अरे सांप वो आया नहीं वहाँ, मैं सर यहाँ बोल रहा हूँ। हाँ, आप वो सांप सुने नहीं दे रहे, मैं सांप यहाँ की बात कर रहा। वो 2 मुंह का सांप ये खरीदने गए और वो लाखों रुपये का सांप, 10,000 8,000 उसकी कीमत बोला। इन्होंने सांप ले लिए, सांप लेकर रख दिया। जब वो पैसा मांगने गया तो उसको बंदूक डाली और बंदूक चला भी दिए, इसके पैर में बंदूक की गोली लगी। लेकिन क्या है, ये जो बैठे रहते पसे पड़ता, जो सरगना बन के बैठे, जो मास्टर माइंड है, ये क्या करते? पुलिस स्टेशन में रुपये पैसे के, आज कल वो बोल रहे कि हमारे पास करोड़ों रुपया है, ये रुपया पैसा पुलिस स्टेशन में दे देते और उनकी जामीन भी नहीं होने, उनको ऐसे ही छुड़ा करके गया। तो ये बोलते कि हमने किसी को कुछ नहीं किया। इसका क्या करेंगे? ट्रैक्टर वालों को, यहाँ पर ऐसे कई ट्रैक्टर वाले हैं, ये उनका दर्द है। मैं बहुत ज्यादा खुद के अगर नाम उन लेके बोलूंगा तो ये कल उसके, ये आधी रात में उसके गुंडे वहाँ पहुँच जाएंगे। ये जाकर स्टार होटल से उनके ट्रैक्टर रोक लेते। ये शायद ये भूल गए मेरे ट्रैक्टर वाले भाई कि स्टार होटल पर इन्होंने रात भर इनको 9 बजे से लेकर सुबह 3 निकलने तक उनको मारा, उनके ऊपर बंदूकें तान दी, उनके ट्रैक्टर जब्त कर दिए, उनके ट्रैक्टर की हवा निकाल दी, पंचर कर दिए। इतना सब जुल्म करने के बाद उनसे आखिर क्या हुआ? वो 4 5 6 ट्रैक्टर वाले मिलकर एक पोपलेन चलाते मुरम के लिए। इन्होंने बैठ कर जल्दी दादा ने उससे पोपलेन खरीद दी कि तू हमको दे, नहीं तो तू धंधा नहीं कर सकता। ये दादागिरी, ये सब कुछ करने का, और किन पर? उन गरीबों के ऊपर। आओ वहाँ आज तुमको चैलेंज करते बेटा, बच्चों और बोल ना कि 45 दिन असर देख लिए थे, 3 दिन में जरा भी 4-5 दिन निकल जाने दो, फिर तुम्हारी औकात बताते हैं। आज अगर हम कुछ कर नहीं सकते, आज हम इनको सब इनकी नानी का दूध याद दिला देंगे इनको। लेकिन आज हमारे मोदी साहब इलेक्शन जीत रहे हैं। अल्लाह का बहुत रहम, अल्लाह का बहुत करम, उसकी बहुत मेहरबानी, उसकी 1000 नवाजिश है कि हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत अजीम वोटों से, बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। हम किसी की हमारी वजह से इलेक्शन खराब नहीं करने का। हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन के जैसा हो जाए। आप देखो ये कितनी मुनज़्ज़म साजिश करके मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को अपने मनसब से हटाना चाहिए। ईदगाह का वाक़या आपको याद है, वहाँ पर ईदगाह पे जो ट्रेक हो रहा है चलने के लिए, वो ट्रेक के लिए जब मुखालफत की थी, तो आज आप देख लो वो कैसे लोगों ने पास किए, कैसे मंजूर किए, वो अब मुझे बोलना नहीं है। लेकिन आज जो नई साजिश होकर है, वहाँ पर वॉल कंपाउंड बनाने को बोले, ट्रेक बाहर रहेगा, वॉल कंपाउंड हो जाएगा। फिर वही मसला आएगा जब ये फंड आएंगे गवर्नमेंट का, वॉल कंपाउंड बनाएंगे। तो आज इतनी 7-8 एकड़ जमीन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ईदगाह के लिए, वो ईदगाह की जमीन फिर औकाफ के मरहले में चली जाएगी। फिर औकाफ का मसला हमारे ऊपर आ जाएगा कि ये जमीन है, आज भी वो वहाँ कहीं तिरंगा लहराते,
कहीं ऑपरेट करते, चल वो औकात की कमी साबित करते। अगर वॉल कंपाउंड वगैरह गवर्नमेंट के फंड से बन गई तो ये सब ले लेंगे। और अगर जमीन पर ईटा पर कब्जा हुए जैसे और जगह की तौर पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही, लेकिन पसे बढ़ता इनका जहनी जहन जो है वो इस बात की तैयारी कर रहा है कि अगर ये काम कब्जा हो गया और ये काम गवर्नमेंट ने कुछ कर लिया, अगर नमाज पर वहाँ पाबंदी आ गई तो मुफ्ती इस्माइल काफी साहब वहाँ की इमामत से हट जाएंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों का सही काम नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं ये सोचा कि इतने गाँव में सब चीज़ें छोड़कर इनको वहाँ कैसे पड़ गई कि इस गाँव का कंपाउंड होना, ये दरअसल ये चाहते हैं कि वहाँ की इमामत से, वहाँ की खताबत से, ईद वहाँ के सब मसले जो वहाँ के वाद और बयान होते हैं, मुफ्ती साहब वहाँ से हट जाएंगे तो इनके बहुत बड़ा कांटा निकल जाएंगे। और वैसे भी अपने बयान पूछते इनके बुजुर्ग बोल कर गए। और ये आज अभी हमारे मुकर्रिर में बोल रहे थे कि इनको उलमाओं से घिन आती। ये तो जुमला हम सरेआम बोलते हैं, इनको उलमा से घिन आती, इनको मौजनीन से दूध आती, इनको इमामों से घिन आती। और उसके बाद भी जैसे अभी एक ने कहा था कि खुदा न खाते इनके घर कोई मस्जिद होगी तो ये सीधा फातिहा भी नहीं पढ़ पाएंगे, उसके लिए उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ पाएंगे। और ये इमामों से घिन खा रहे और ये बोलते कि ऐसे इमामों के पीछे हम नमाज पढ़ें। अरे जरा ऐलान कर दो कि इमाम हमारे निकाह ना पढ़ाएं तो फिर तुमको कहाँ घंटे लाना पड़ेंगे, समझ में आ जाएंगे। इमाम बहुत बहुत मुतबर्रक जगह है, पेशा है, और तुम उसकी तौहीन करते, उनकी मजाक उड़ाते, उनके बारे में जब बातें बोलते। हम तो ये बोलते हैं कि ये सब करने से, इनके इन तमाम नशा और चीज़ों के इस्तेमाल से, इनकी खड़नी से, इनकी सुपारी से, इनके इन तमाम चीज़ों से ये महिला परेशान है। अगर इस महिला को निजात हासिल करना है तो अल्लाह रसूल के वास्ते में आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इतनी भरपूर ताकतों से इनको उनको, और आने वाले दिनों में देखो 4 खेती निकल जाने दो, फिर देखना हम आते हैं और ये कैसे हमारे सामने आते फिर इनको देखते यहाँ नगर में यहाँ खड़े रहेंगे। मैंने पीछे भी इनको चैलेंज किया था कि आओ अगर मुकाबला करना, जब ये हयात से जब तो खड़ी रहा, ये रोना रो रहे, मेरे चचा मर गए, मेरा बाप मर गया, मैं यतीम हो गया। अरे तेरा बाप मर गया, तेरा चचा मर गया, तू यतीम हो गया, उन्होंने जिंदगी में गोली नहीं चला दिया किसी के ऊपर, और तूने अब्दुल मालिक पे गोली चला दिया उनके मरने के बाद। वाह रे यतीम, वाह क्या यतीमी है यार तेरे ऊपर, क्या यतीमी है अल्लाह। अरे ऐसी यतीमी तो तू आज उसके मरने के बाद बोलता कि मैं करोड़ों का मालिक है। मैं तो अभी तो मैंने पहली बात बोली थी कि यार इनकी मौत के पीछे अगर कोई असल जिम्मेदार है ना तो वो शेख आसिफ, ये ब्रेन टुकड़ा ही निकलेगा। ये विलन है, ये विलन है, ये विलन था और ये जिंदगी भर विलन रहेगा। इसके जहन में यही सब समझता है। दोस्तों बातें बहुत कुछ करने की थी, मैं आप लोगों के सिर को आके एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप जो वोट देने की बात आएगी और जो धमकाया जा रहा है आप लोग, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखो दुनिया में कितना भी बड़ा दादा हो, कितना भी बड़ा दादा हो जाने दो, तुम मैं हम ये वो सब दादा, मुझे तो नाम से दादा इसलिए नहीं बोलते कि मैं दादा है। दादा की मैंने यहाँ किसने बता दूंगा कि एक दादा बड़े भाई को बोलते हमारे देहात में, मैं नाम भूल रहे थे, एक दादा पोते के बाप के बाप को दादा बोलते, एक दादा बोल, और एक दादा जो है रंडी बात जो रहते ना और पोते रहते ना, उनके वहाँ बैठ के उनकी जो खड़ोगी करते ना वैसे दादा रहते, जो गरीबों को उनको दबाते, ये उस टाइप के दादा रहते। तो मैं तो 2 किस्मों में बैठ जाता, मैं पोते का खाता भी है और मैं बड़ा भाई हूँ इसलिए मुझे दादा बोलते। लेकिन ये तीसरी किस्म में ये हराम खोर लोग बैठते, यकीन जाने ये तीसरी किस्म में बैठा है। मैं इतनी सख्त बात हो रहा हूँ, मुझे लगेगा कि मुझे कुछ जो बोलेंगे तुझे ऐसा नहीं होना, लेकिन मैं उम्र के 75वें साल में चल, और मेरा चैलेंज है बेटा वक्त आने दे, तूने जो किया है ना तेरा हिसाब कुछ समय लौटाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं यूनुसी का ऐलान कर रहा हूँ कि तेरा हिसाब सूद समय नहीं लौटाऊंगा बेटा, हराम है और तुझे हरामी चीज लौटा के। अब आखिर में एक बात बोलता हूँ मैं दादाओं के ताल्लुक, कितने भी बड़े दादा रहने दो, जब आपको वोट देने जाना है, जब आप वोट देने जाएंगे, मैं ऐसा मतलब समझता कि दुनिया में इससे बड़ा दादा कोई नहीं रहेगा जो वोटर है।
जब वो वोट देने जाएगा तो वो जहाँ वोट देने जाएगा पहले वोट से बताओ उससे बड़ा दादा कौन है? उसको कौन देखने वाला है? कौन दादा आएगा तलवार लेकर? कौन दादा आएगा बंदूकें लेकर? कौन दादा आएगा उसको दम से छुरी और कौन आएगा तुम मुझे बताओ? तो वहाँ पर वो अकेला रहेगा, वो अकेला दादा रहेगा। इसलिए आप उस वहाँ पर जाकर लीडर और बेबाकी के साथ अपना वोट डालिए, पतंग निशान पर वोट डालिए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काफी का ये निशान है 20 नवंबर को होने वाले सेक्शन में। मैं वहाँ पे और बोलना चाहता था, जैसे अभी हमारे पेपर लोगों ने बोले कि 40,000 वोटें इन्होंने कटवा दिए, तो मैं उन 40,000 वोटों वालों से फिर बोलना चाहता हूँ कि आपकी वोटें इंशाअल्लाह वापस आ गई होंगी। आप इतनी ताकत से इनके खिलाफ वोट दो, वो 40,000 वोट कटी ना, वो इनके खिलाफ वोट दो और बहुत शिद्दत और ताकत के साथ इनका वोट दो और कोशिश करो वो वोट कैसे दी जाएंगी। मैं सुना इन लोगों ने भी 30-40,000 वोटें बढ़ाई है, बढ़ाने दो। आप अपने वार्डों में 10% वोट बढ़ा लो, अगर 70 होती है तो 80% कर लो। इंशाअल्लाह ताला पतंग आसमान में उड़ती रहेगी और कोई इनको उतार नहीं पाएगा, कोई उतार नहीं पाएगा। इसी दुआ के साथ मैं मुफ्ती इस्माइल काफी की सेहत के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी सेहत करे, उनको सेहत कामदा आजिया दे और इन्हीं दुआ और सफाइया कलमात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और उनके लिए एक शेर बोलता हूँ कि तुम लिए बाद मुखालिफ से तू घबराना उकाम अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया। उकाम शाहीन को बोलते, सिकड़े को बोलते, हमारे यहाँ बाँस को बोलते। तो तुम लिए बाद मुखालिफ से तू घबराना उकाम, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह भावना।